नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। अब हम आज उल्लेख करने जा रहे हैं न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण का। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रमाण माना जाता है। चरवाक दर्शन की हम बात करें तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में चरवाक एकमात्र ऐसे दार्शनिक हैं जो प्रमाणों में सिर्फ प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण ऐसा है जो अभ्रांत होता है, संदेह रहित होता है। न्याय दर्शन ने भी प्रत्यक्ष पे चर्चा की है। न्याय दर्शन में जब चर्चा किसी प्रमाण की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि न्याय दर्शन जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने इस प्रमाणों की चर्चा की है। जो हम प्रमाण पढ़ने जा रहे हैं उसका जो लक्ष्य यही है कि कैसे हम जीवन के समय कैसे हम दुखों से मुक्ति पाए, और इसके लिए न्याय दर्शन प्रमाणों को अनिवार्य मान रहा है, प्रमाणों के उल्लेख को करते हैं। तो पहले प्रमाण है प्रत्यक्ष, जिसका साथ जाहिर सी बात है प्रतिगतम अक्षम प्रत्यक्षम कहा गया। जो आंखों की बात हुई, आंखों से होने वाले ज्ञान को शुरू में प्रत्यक्ष मतलब आंखों से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष के तौर पर कहा गया है। ठीक। तो दूसरी ओर अगर हम लोग देखें कि जब प्रत्यक्ष की बात आती है तो शुरू में जो 5 इंद्रियां हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के संपर्क से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष के तौर पर परिभाषित किया गया है। अगर हम देखें ज्ञान होता कैसे है, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामान्य अर्थ में देखा जाए, यद्यपि इसकी चर्चा चरवाक दर्शन में भी बहुत विस्तार से हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि 5 इंद्रियां हैं, आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद मिलता है और त्वचा से स्पर्श होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हमें संवेदनाएं मिलती हैं, और वो जो संवेदनाएं हैं वही ज्ञान का आकार देती हैं। तो शुरू में जैसे चरवाक जैसे दार्शनिक या इसकी परिभाषा जो बनी थी वो आंखों से देखने के लिए बनी थी, प्रतिगतम अक्षम। लेकिन बाद में महसूस किया गया कि ये सिर्फ आंखों से ही संवेदना नहीं मिलती है, 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती है। हम लोग देखें जो महान कहते हैं लेखिका हेलर केलर, वो जन्म से ही उनको दिखाई नहीं देता था। तो जन्म से ही ना वो देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया? उन्होंने स्पर्श के माध्यम से किया। तो यहाँ में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। और 5 इंद्रियों का जब ये विषय से सन्निकर्ष होता है, तो यह प्रत्यक्ष की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कहा जाता है। प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण? 5 इंद्रियों के मध्य से आग है, आप देख भी नहीं, लेकिन आग की जलन महसूस हो रही त्वचा पर, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं रह जाता है। तो यह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है कि विषय की जो विषय है और ज्ञानेंद्रिय, इनका जो संपर्क होता है तो उसे मुख्यतः प्रत्यक्ष के तौर पर परिभाषित किया जाता है। अब प्रत्यक्ष की जो अलग से जो परिभाषा आप मिलती है हमें कि बाद में, क्योंकि न्याय दर्शन का विकास एक लंबे समय से तक हुआ है, इसलिए उनके अलग अलग परिभाषाओं का भी उल्लेख होता है। उसमें जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे कोई वस्तु हमारे सामने आती है, आते समय पहला तो किसी वस्तु के होने का ज्ञान होता है, निर्विकल्प कोई वस्तु है उसका ज्ञान होता है। दूसरे स्टेप में होता है कि उसके व्यवसायत्मक ज्ञान होता है। व्यवसायत्मक ज्ञान का मतलब होता है कि वो क्या है, कैसे बनी है। और तीसरा लक्षण आता है अभ्रांत। अभ्रांत का मतलब हो गया कि जिसमें कोई भी संदेह ना रह जाए। तो इसमें 3 स्टेज के आधार पर, पहली तो परिभाषा बहुत सरल सी है, विषय है और ज्ञानेंद्रिय उनका सन्निकर्ष होता है,
तो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसी परिभाषा को और डेवलप किया गया बाद के दर्शन में, न्याय दर्शन ने, उसमें कहा गया है कि पहले वस्तु का निर्विकल्प किसी वस्तु का सिर्फ ज्ञान होता है, अव्यपदेश मतलब कि उसके काल देश काल रहित जो ज्ञान होता है वो निर्भर किसी वस्तु के होने ज्ञान होता है। फिर दूसरा ज्ञान का व्यवसायत्मक, वस्तु है क्या, और तीसरा ज्ञान होता है कि वह अभ्रांत मतलब उस पर कोई संदेह नहीं रह जाता। जैसे अगर हम लोग इसको टाइम पीरियड में बांटें, जैसे आप दूर से कोई वस्तु देख रहे हो, वो धीरे धीरे कोई वस्तु आ रही है, तो कोई है इसका ज्ञान हुआ पहला निर्विकल्प, देश स्थान रहित मतलब उसमें मुख्यतः ये होता है कि वो क्या है कुछ नहीं पता, बस वस्तु के होने ज्ञान होता है। फिर व्यवसाय वो वस्तु है क्या उसका ज्ञान हुआ, और तीसरा लक्षण बताते हैं यह अभ्रांत, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। तो यह दूसरे स्टेप पर, पहला तो ये आया और दूसरे में इन 3 लक्षणों के बारे में चर्चा मिलती है। जैसे पहला निर्विकल्प, किसी वस्तु के पहली स्टेज होने का ज्ञान। फिर दूसरा स्टेप आता है व्यवसायत्मक ज्ञान, जिसका अर्थ है वह क्या है, ठीक, या उसका व्यवसाय मतलब कार्य क्या है, मतलब उसका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान। और तीसरा अभ्रांत, संदेह रहित। तो ये अलग अलग लक्षणों के बारे में चर्चा मिलती है। अभी भी एक समस्या बची रह गई थी न्याय दर्शन के सामने। समस्या ये बची रह गई भाई परंपरागत परिभाषा वस्तु है, एक ज्ञानेंद्रिया उनका सन्निकर्ष हो रहा है तो उसका ज्ञान हो रहा है। दूसरा स्टेप आया कि चलो भाई शुरू में आपने उसके कहते हैं अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर परिभाषित किया, निर्विकल्प, फिर व्यवसायत्मक, फिर अभ्याम, लेकिन उनका कैसे परिभाषित किया जाए। जैसे मान लो कोई योगी जन है, उन्होंने आग बंद किया और उन्होंने भूतकाल के बारे में बताया कि आपके साथ ये घटना घटी थी, भविष्य ये होने वाला है, इसको किस में शामिल करेंगे। ये भी तो वो एक तरह से साक्षात प्रत्यक्ष ही तो कर रहे हैं, और इसमें ज्ञानेंद्रियों का रोल नहीं है, क्योंकि भाई आपको देखकर आंख बंद किया एक सन्यासी ने और बता दिया कि 3 साल पहले आपके घर में क्या हुआ था। 3 साल पहले क्या हुआ था इसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहेगा। प्रत्यक्ष परिभाषा क्या थी, वस्तु और ज्ञानेंद्रियों का सन्निकर्ष। अगर हम लोग देखें ज्ञानेंद्रियां हैं और यहां वस्तु है, तो फिर इसका सन्निकर्ष, ज्ञानेंद्रियां हैं, वस्तु है, इसका सन्निकर्ष हो रहा है। यह परिभाषा हुई फर्स्ट स्टेप की। अब लेकिन अब इसमें अगर कोई भी सन्यासी अगर बता रहा है कि भाई वो आंख बंद किया और बता रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आपके घर में ये हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, वस्तु देख रहा है, ठीक, सन्निकर्ष भी हो रहा है, लेकिन ज्ञानेंद्रिया नहीं है क्योंकि वो आंख से नहीं देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए न्याय दार्शनिकों को केवल ज्ञान की या योगज प्रत्यक्ष मतलब जो योगी लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने दूसरी परिभाषा देनी पड़ी। क्या कि विषय की साक्षात प्रतीति। विषय की साक्षात प्रतीति अर्थात जो विषय होगा उसकी इन्होंने साक्षात प्रतीति कह ले। मतलब वस्तु है, वस्तु का आपने अभी ध्यान किया तो आप वो विषय साक्षात, इस पर ज्ञानेंद्रियों की भूमिका खत्म हो गई। तो न्याय दर्शन की अनुपम देन है भारतीय दार्शनिक परंपरा में कि इन्होंने योगी सन्यासियों की जो अलौकिक ज्ञान संबंधित उनकी जो प्रमाण था उसको उन्होंने न्याय दर्शन की दूसरी परिभाषा में ले लिया। इसीलिए एक बार IAS मेंस में सवाल पूछा गया है कि न्याय दर्शन को प्रत्यक्ष की दूसरी परिभाषा क्यों देनी पड़ी। साक्षात प्रतीति में दोनों हो गया, प्रत्यक्ष भी हो गया, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ बैठे अगर भूतकाल में किसी घटना को देख रहे हैं, ये अनुमान भी नहीं है क्योंकि अनुमान के लिए व्याप्त संबंध का होना जरूरी है। ये शब्द भी नहीं है क्योंकि कहीं वेद वाक्य में लिखा नहीं है 3 साल पहले इस व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। उपमान तो सादृश्य ज्ञान होता है, उसकी कोई बात ही नहीं हो रहा है। इसलिए न्याय दर्शन ने इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया और ये इनका
एक विशेष योगदान माना जाता है। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने ये देखा कि न्याय दर्शन किस तरह से प्रत्यक्ष को स्वरूप को व्याख्यात करता है। अब इसके बाद इस परिभाषा के आधार पर कि पहला स्वरूप था फाइनली इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप में साक्षात प्रतीति। तो इनकी ये दो परिभाषाएं अलग अलग मिलती हैं और दोनों अपनी जगह मान्य है। विकास क्रम में पहले ये परिभाषा थी, लेकिन बाद में जब उनको लगा न्याय दर्शन को कि हमें योगी जनों की जो परिभाषा है उनको व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस परिभाषा की आवश्यकता पड़ी। तो ये पहला स्टेप था। अब इसी में अगर हम लोग देखें कि प्रत्यक्ष की जो व्याख्या है वो अब इसमें प्रक्रिया जो अभी तक हमने परिभाषा देखी, होता ना किसी चीज का स्वरूप देखना। जब हम लोगों ने स्वरूप देखा तो स्वरूप के आधार पर दो चीजें आई, एक प्रत्यक्ष की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या क्या हो रहा है, और दूसरा उसके भेदों को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्यक्ष की परिभाषा में देखा कि आपने जैसे निर्विकल्प पहले किसी वस्तु का होने ज्ञान होता है, फिर वो वस्तु क्या होती है इसका ज्ञान होता है। जैसे यहां पर निर्विकल्प किसी वस्तु के होने का ज्ञान, फिर सविकल्प अगला स्टेप क्या आता है, उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान। तो ये प्रक्रियाएं दो प्रक्रियाएं हुई प्रत्यक्ष में। पहले किसी वस्तु के होने ज्ञान होता है, जब उसका इंद्रियों से निकर्ष होता है, जब उसको पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो ज्ञान होता है। कुछ दार्शनिक इसमें, कुछ बात के नव न्याय दर्शन इसमें उन्होंने प्रत्यक्ष में स्मृति को भी जोड़ दिया है कि आपकी जो मेमोरी रहती है, भाई प्रत्यक्ष देखा फिर उसका ज्ञान हुआ, अगली बार जो प्रोसेस होता है तो उसमें स्मृति के आधार पर भी हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके अवस्थाओं के आधार पर होता है। इसमें यहाँ पर अभी जब हम लोग आत्मा संबंधी चिंतन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा विस्तार देखेंगे। इसमें होता है जैसे आत्मा, फिर आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से, फिर इंद्रियों का विषय से ज्ञान। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस है, ये ज्ञान तभी हो, इंद्रियां फिर ये विषय। इसलिए हमारे परंपरा में भी मन की जब हम लोग व्याख्या करेंगे देखेंगे पदार्थ के तौर पर न्याय दर्शन मन में क्या है, भाई आत्मा भी है, इंद्रियां भी है, विषय भी है, ठीक। लेकिन जब तक ये मन नहीं हो, इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में मन लगाए काम करो, कोई जब मन लगेगा तब ये प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होगी। इसलिए इसमें इसको हम लोग इस ढंग से भी देख सकते हैं। आत्मा है, आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का विषय से, तब जाके यह ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ये प्रत्यक्ष की प्रक्रिया तब पूरी होती है। इसमें अगर मन भी इससे हट जाए तो प्रत्यक्ष की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रक्रिया के अंतर्गत इसे इस लिंक को बताना पड़ता है कि तब जाके ज्ञान की उत्पत्ति संभव होती है। इस व्याख्या के आधार पर हम लोग देखते हैं कि इनमें ज्ञान के कितने प्रकार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग प्रकारों की बात करते हैं तो मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय मतलब ये होता है कि आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। फिर आंतरिक मानस प्रत्यक्ष हुआ। फिर मानस प्रत्यक्ष के बाद फिर अगले स्टेप में आते हैं हम लोग, जब देखते हैं कि जब साक्षात प्रतीति के आधार पर, जिसमें इंद्रियों की भूमिका नहीं है, या फिर जो इंद्रियां जिस काम के लिए बनी है उसके अलावा कुछ और ज्ञान देने लगे, इसके लिए अलौकिक, लौकिक मतलब सामान्य व्यवहार, अलौकिक प्रत्यक्ष का मतलब ऐसा प्रत्यक्ष जो सामान्य तरीके से ना हो रहा हो। तो जो हम लोग दोनों परिभाषाएं देखी थी, विषय सन्निकर्ष, साक्षात प्रतीति, उसके आधार पर हम लोग न्याय दर्शन में 2 तरह के परिभाषाओं का या 2 तरह के भेदों का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे
प्रत्यक्ष के प्रकार या भेद। लौकिक नहीं, देखिए लौकिक प्रत्यक्ष के दो भेद, बाह्य और आंतरिक। इसके अगर हम लोग प्रत्यक्षों की, इसमें कुछ ब्रेक तो हो जाएगा ना, इसमें हम लोग इसको एडिटिंग में इसको लिख दे रहे हैं, फिर उसके चाक्षुष देखिए इसमें ये मुख्यतः इनके प्रकार माने जा रहे हैं। जैसे पहला प्रकार है लौकिक, वाय, आंतरिक। आंतरिक में मानस प्रत्यक्ष, जिसको अभी मन के द्वारा हम जब मन की आंतरिक गतिविधियां हैं, जैसे आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, या जो कि आपके भीतर चल रहा है उसका ज्ञान कैसे होगा, मन के द्वारा हो, तो मानस प्रत्यक्ष हो गया। फिर उसके बाद वाय इंद्रियों से, वाय जगत का जितने पांच इंद्रियां हैं, तो पांच इंद्रियां, तो चाक्षुष, आंख के द्वारा जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसे चाक्षुष प्रत्यक्ष कह सकते हैं। फिर जो सुन के, श्रावण प्रत्यक्ष का, जिसको हम लोग सुन के लिख रहे हो। फिर घ्राण प्रत्यक्ष से हुआ, जिसमें कि हम सूंघ रहे हो। और रासन मतलब जीभ से, और त्वक मतलब त्वचा से। जो शुरू में ये पांच इंद्रियों का उल्लेख किया गया है, इन पांच इंद्रियों के उल्लेख के आधार पर पांच तरह के लौकिक प्रत्यक्षों का उल्लेख होता है। और इस लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है मानस प्रत्यक्ष, कि मन की बातों का। रोचक बात है, इनका इस योगदान ये विशेष लौकिक प्रत्यक्ष के अंत में आता है। अब देखिए योगज, योगी जन, योगज प्रत्यक्ष का अर्थ यही है कि देखिए उन्होंने साक्षात प्रतीति की बात की थी। तो साक्षात प्रतीति में जो योगी जन लोग जब यहाँ बैठे हुए हैं, बैठ के अगर कहीं दूर की किसी घटना को उल्लेख कर रहे हैं, तो यह अलौकिक, लौकिक नहीं, सामान्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसे अलौकिक। तो ऐसे पहला प्रत्यक्ष योगज प्रत्यक्ष, जो सिर्फ योगी जन कर लेते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो इसको हम लोगों ने योगज प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखा है। योगज प्रत्यक्ष की व्याख्या होती है। दूसरा है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण का यह अर्थ होता है कि सामान्य तौर पर, जैसे अगर इसको हम लोग ने जब चरवाक दर्शन हम लोग पढ़ते तब भी मिलता है, किसी की सामान्य विशेषताओं के आधार पर हम जब उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। और परीक्षा में ज़्यादातर
या तो पूरा पूछा गया है प्रमाण, नहीं तो अलग से अलौकिक प्रत्यक्ष पे ज्यादा विषय। ये सामान्य लगभग सभी फिलोसफर इस पर बात कर रहे हैं, चाक्षुष, श्रवण, फिर घ्राणज, फिर रासन और त्वक, फिर मानस। लेकिन अलौकिक प्रत्यक्ष एक विशेष देन के तौर पे माना जाता है, जो उनकी जो परिभाषा है दूसरी वाली, जिससे कि साक्षात प्रतीति, उससे ये निष्कर्ष निकल रहा है। अब देखें इसको अगर अलग से विस्तार से देखें, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। थोड़ा सा अलग से इसमें उल्लेखनीय है कि चर्चा कर लेते। सामान्य लक्षण एक मनुष्य की सामान्य विशेषताओं को देखकर जब हम उससे संबंधित अन्य स्थिति उत्पन्न होने पे उन्हीं सामान्य विशेषताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे भाई शर्त क्या है प्रत्यक्ष की, कि वस्तु होगी जिसका आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, फिर उसका सन्निकर्ष होगा, और यहां ज्ञानेंद्रिय होगी। यहां ज्ञानेंद्रियों का जिक्र है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी जैसे आप कहे, जैसे कोई कहे मजाक में मैं चमत्कार दिखाता हूं। क्या चमत्कार दिखा रहा हूं कि भाई मैं आपको देख के बता सकता हूं कि आपके एक दिल है, तो भाई जाहिर सी बात है, आपके 2 किडनी है या 1 किडनी है। तो भाई शर्त क्या थी, ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब विषय आए। तो यहां पर शरीर तो दिख रहा है, लेकिन शरीर के भीतर जो अंग है वो नहीं दिख रहे। लेकिन आपके शरीर के भीतर अंग होता है, इसका ज्ञान कैसे मिल रहा है? इसका ज्ञान सामान्य लक्षण से मिल रहा है। एक मेढक है राणा ट्रिगीना, हम लोग को बच्चों ने पढ़ाया गया। राणा ट्रिगीना में एक मेढक का अध्ययन करने के बाद अगर आपको कोई सामने मेढक दिखता है तो हम सामान्य विशेषताओं के आधार पर उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जो धुएं का सामान्य लक्षण क्या है, वो आग से उत्पन्न होता है। तो धुएं को देखकर हम आग का अनुमान कर सकते हैं। तो ये आग का अनुमान कब होता है? ये सामान्य लक्षण के आधार पर होता है। तो सामान्य लक्षण अलौकिक है, क्योंकि वो विषय आपके सामने नहीं है, तो इसे कहा जाता है। तो सामान्य लक्षण, तो ज्ञान लक्षण रोचक है। जो इंद्रियां जिस लिए बनी हो उससे उसका प्रत्यक्ष होता है, तो ये सामान्य बात है। लेकिन अगर जो इंद्रिया जिसलिए नहीं बनी है वो इंद्रिय किसी और विषय का ज्ञान प्राप्त करने लगे, तो उसको ज्ञान लक्षण कहा जाता है। जैसे कि अगर कहते ना कि जैसे जीभ में पानी आना, मतलब अगर आपको कोई खाने पीने की चीज पसंद है तो होना तो कि जीभ से टच नहीं हुई है, आंखों से आपने देखा है, रिएक्शन जीभ में हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आंखें जो है चखने का काम कर रही हैं। बहुत सारे बार जो कलर पूरी दुनिया में जो कलर का इस्तेमाल किया जाता है, वो मनुष्य के इसी ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष को ही आधार मान के किया गया। जैसे मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, वहां पर अगर नीले रंग का कलर है तो राहत देता है। बहुत गर्मी पड़ रही हो और चटक लाल रंग का या पीले, गाढ़े पीले रंग की अगर सब तस्वीरें लगा दी जाएं तो वो आंखों को ठंडक नहीं देती हैं। तो यह ज्ञान लक्षण, जब कोई विशेष इंद्रिय किसी दूसरी इंद्रिय का ज्ञान प्राप्त करने लगे तो इसे ज्ञान लक्षण कहा गया। और तीसरा उसको बताया था योगज प्रत्यक्ष। योगी जनों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे योगज प्रत्यक्ष के अंतर्गत कहते हैं। तो इस तरह ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष हो चाहे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, योगज ये अलौकिक है। और अलौकिक किससे जुड़ रहे हैं? एक तो इन्होंने प्रकारों में व्याख्या किया और दूसरा साक्षात प्रतीति। तो इस तरह इनके दर्शन में यह अलग अलग चर्चा मिलती है और इन्हीं अलग अलग प्रकारों का उल्लेख। ध्यान देंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से अलौकिक प्रत्यक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसमें देखें आलोचना प्रत्यक्ष की जो हो रही है, क्योंकि जो भी भाई फिलॉसफी दर्शन शास्त्र है, आलोचना क्या करना है, जो ऊपर जो बातें बताई गई उनमें अगर कोई त्रुटि रह गई है या कमी रह गई है तो उस कमियों का उल्लेख करना। अब इन्होंने देखिए मुख्यतः आलोचना बहुत अधिक तो नहीं हो पाती। आलोचक ये कहते हैं प्रत्यक्ष जो प्रमाण को माना जाता है कि यह कभी गलत नहीं होता, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी त्रुटि संभव है। तो इन्होंने तो अभ्रांत शब्द का इस्तेमाल किया है कि प्रत्यक्ष अभ्रांत, जिसे प्रत्यय लगा अभ्रांत या संदेह रहित। तो उनका कहना है कि
कि प्रत्यक्ष संदेह रहित हमेशा नहीं होता है, कभी कभी इसमें संदेह हो सकता है। जैसे मृग मारीचिका, ठीक, पानी को, जहाँ पानी नहीं है, रेगिस्तान में पानी दिखना, किसी को अगर पीलिया हो गया तो उसको पीला कलर दिखना, तो पहला तो ये है कि जरूरी नहीं है कि अभ्रांत हो। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो न्याय दर्शन मानता था पहले निर्विकल्प होगा, फिर सविकल्प होगा, पहले वस्तु के होने का ज्ञान होता है, उसके बाद वस्तु क्या है इसका ज्ञान होता है। इसको खंडन हो रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब जो नई जो तार्किक प्रक्रिया है उसमें तो वस्तु है उसका सीधे ज्ञान होता है। ऐसा नहीं हो जैसे पेन आपको दिखाया तो पहले पेन के होने का ज्ञान होगा, फिर पेन क्या है इसका ज्ञान होगा। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आलोचना लोगों ने अलौकिक प्रत्यक्ष की है कि ये प्रत्यक्ष की परिभाषा में आता ही नहीं है। अलौकिक प्रत्यक्ष एक तरह से मन की भ्रांति भी है। मन की भ्रांति क्यों है भाई? देख आंख से रहे हो, ठीक, मेमोरी में कुछ और जा रहा है, तो शंकराचार्य कहते हैं ये मनोविकार है, इसे अलौकिक प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते। अगर अलौकिक हो गया तो इसका मतलब प्रत्यक्ष की मूल परिभाषा ही खंडित हो गई। ये मुख्य आलोचना। इन आलोचनाओं के बावजूद न्याय दर्शन का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह दर्शन शास्त्र को तार्किक बनाने का प्रयास करता है, और पूरे भारतीय दर्शन में जितना विशद विवेचन न्याय दर्शन ने प्रत्यक्ष का किया है उतना किसी अन्य दार्शनिक संप्रदाय में नहीं मिलता है। ये इनका था पहला प्रमाण प्रत्यक्ष। अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं अनुमान।